नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अमेरिका पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इस समय दादागिरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कर रहा है, उसके लिए अमेरिका के ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका के बारे में आप जब भी बात करें, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली जो अमेरिका के नेटिव्स थे वो ट्राइबल सोसाइटी थी, रेड इंडियंस थे, इनका थे, एज़्टेक थे, मायन सभ्यता के लोग थे। तो ये ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स थी जो अमेरिका की ओरिजिनल ट्राइब्स थी। जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, तभी से ये लोग वहाँ जाने लगे। जैसा आप जानते हैं, जैसा कि भारत में हुआ था, शुरुआत में वो ट्रेड के नाम पे आए, और फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ इनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति को एग्जीक्यूट करा। तो अमेरिका में भी ऐसे ही करा। उन्होंने पहले ज़मीनें खरीदी, और ज़मीनें खरीदने के बाद वहाँ पे खेती करी। खेती के लिए वो अफ्रीका से ट्राइब्स को लेके गए। तो ऐसे ब्लैक लोग जो थे वो अमेरिका में आए। कुछ साउथ एशियंस भी थे जो वहाँ पे ले गए एग्रीकल्चर के लिए। और बाद में एक और चीज़ हुई कि जो यूरोप के क्रिमिनल्स हैं, जिनको देश निकाला किया जाता था, वो भी अमेरिका जाके सेटल हो गए सज़ा से बचने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे, इन्हीं के बीच में आपस में मतभेद हुआ, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ मतभेद होता है। तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा जाए, और ब्रिटेन से इनकी क्या है फाइट शुरू हो गई। क्योंकि अमेरिका में यूरोप के बहुत सारे, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो यूरोपियंस गए, उसमें फ्रांस के भी थे, अमेरिका के भी थे, पुर्तगाल के भी थे, ऐसे कई कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे ट्रेड के लिए गए थे। फिर बाद में फ्रांस सपोर्टेड और अदर कंट्रीज़ के जो सपोर्टेड लोग थे, उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट में सपोर्ट करा, और जिससे वहाँ पे नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस से अमेरिका को आज़ादी मिली और अमेरिका आज़ाद हो गया। अमेरिका आज़ाद हुआ एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, यानी फ्री ट्रेड, मिनिमम इंटरफेरेंस। यानी सरकार जो है वो क्या है, बहुत लिमिटेड चीज़ों को करेगी, और जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट फ्री होगा। वो इसलिए भी होगा क्योंकि इसकी ओरिजिन में आप देख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन में ही यहाँ पे ट्रेड था। लोग वहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए। अलग देश इसलिए बनाया गया था ताकि वो पैसा कमा सकें, और नेचुरली वो काफ़ी रिच रीजन था और काफ़ी बड़ा एरिया था। तो वो अपने जो जिसको हम आजकल बोलते हैं ग्रेट अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल कर सकते थे। बाद में क्या हुआ, अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा रसिया से महसूस हुआ, क्योंकि जब आप फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे तो चाइना सुपर पावर नहीं था, बट रसिया था, यूएसएसआर। तब रसिया को यूएसएसआर कहते थे। कोल्ड वॉर का टाइम आया और अमेरिका ने हर वो कोशिश करी दुनिया के देशों से रसिया के इन्फ्लुएंस को कम करने की। इतिहास गवाह है, अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो रसिया ने बहुत ज़्यादा विस्तारवादी नीति को फॉलो नहीं करा, और रसिया के फ्रेंडली रिलेशंस थे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। तो रसिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका ने मीडिया का इस्तेमाल करा, और एक शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। बहुत सारी राजनीति करी, और रसिया उसका शिकार हुआ, और यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। अब रसिया के बाद जो उसके पास सबसे बड़ा खतरा मॉडर्न टाइम में है वो है चाइना, क्योंकि चाइना ने खुद को एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट किया। ना केवल प्रोजेक्ट करा, उसके पास दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत है, दैट इज़ प्रोडक्शन, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना ने बहुत ग्रोथ करी, प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी, और अमेरिका काफ़ी हद तक चाइना से पीछे हो गया। आज अमेरिका के पास बहुत सारा कर्जा है, एक बड़ा पैसा चाइना का, जापान का अमेरिका में इन्वेस्टेड है। तो अगर ये कंट्री जिन्होंने अमेरिका के शेयर मार्केट्स में पैसा लगाया है विड्रॉ कर लें, तो अमेरिकन इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका की ये हालत थी
कि उसने सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाया। यही वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, बट वाइट हाउस में एक बॉल रूम बना रहे हैं पार्टी करने के लिए। जैसा कि अक्सर होता है लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये बाहर चीखते चिल्लाते रहेंगे, पर जब इनका क्या है सैलरी बढ़ने की बात आता है, इनके बेनिफिट्स की बात होती है, तो सब यूनाइट हो जाते हैं। तो अमेरिका अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा है तो किसी ने हाय तौबा ज़्यादा नहीं मचाई। बट जब क्या है ये बॉल रूम बन रहा है लोगों की पार्टी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अमेरिका के लोग जो छोटी छोटी बातों पर प्रोटेस्ट दुनिया को एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं नोबेल पीस प्राइज का। तो यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि अमेरिका जो कह रहा है और अमेरिका के जो दिमाग में चल रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो धमका रहा है ग्लोबली, जो पावर कंट्री हैं वो चुप बैठे हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ें चल रहा है, मुझे इस बात का अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वॉर ट्रिगर हो जाए। क्योंकि अभी हाल में ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड के पास ऐसे कुछ शिप्स को अपने कब्जे में लिया है जिन पे रसिया का फ्लैग है। कहा यह जाता है कि वो जो शिप्स थे वो इलीगल थे और उन्होंने अमेरिका के जो नौसैनिक बेड़ा है उससे बचने के लिए रशियन फ्लैग का इस्तेमाल करा। और एज पर इंटरनेशनल लॉ, अगर किसी कंट्री का फ्लैग उस पर लगा होता है तो वो उस कंट्री का माना जाता है और उसका जुडिक्शन वहाँ पे रहता है। मजे की बात है कि अमेरिका किस कैपेसिटी से ग्रीनलैंड के आसपास के जो जोन है उसको अपना मान रहा है और इस तरह के शिप्स को कन्फेस्टिकेट कर रहा है। ये तो यूनाइटेड नेशंस का काम है। अगर उसको ऐसा लगता है कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा है तो सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का मैटर जाना चाहिए और फिर सिक्योरिटी काउंसिल को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और उसके बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में इस तरह की दादागिरी करता है और बातें क्या करता है ह्यूमन राइट्स की, कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए करना चाहते हैं, दुनिया को शांति देना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लीग ऑफ नेशंस बना था उसके फेल होने की वजह भी अमेरिका ही था। ये ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है और उसकी बहुत सारे एजेंसीज का पार्ट नहीं बनता। इसी तरह से जब यूनाइटेड नेशंस बना, इसकी बहुत सारे ट्रीटी कन्वेंशंस हैं जिस पे अमेरिका ने साइन नहीं करे, बट दुनिया के दूसरे देशों को क्या है ये फोर्स करता है उन ट्रीटी और कन्वेंशंस को साइन करने के लिए, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो या वो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन से रिलेटेड हो। तो वो खुद तो साइन नहीं करेगा, बाकी देशों पे ये कंपेल करता है, हर जगह ये दादागिरी करता है। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और एक बड़ी समस्या जो अभी आ रही है वो ये है कि अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और ये इंटरेस्ट अगर आप पैटर्न को चेक करेंगे तो केवल उन कंट्रियों में लेता है जो इकोनॉमिकली रिच हैं या नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छे हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, या वो कंट्री जिनमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वेपन मार्केट में अमेरिका का 50+ हिस्सेदारी है। तो अगर दुनिया में शांति हो गई तो अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा? एक बड़ी अजीब सी बात है, आप उसको खुद भी समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में पीस आपको चाहिए तो हथियारों को आप ट्रेड बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हथियार बिकेंगे तो पीस तो आ नहीं सकता। तो मजे की बात है कि अमेरिका एक तरफ तो ग्लोबल पीस की बात करता है और दुनिया में सबसे बड़ा आर्म डीलर है, सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। तो हथियारों से पीस कैसे आएगी, आई फेल टू अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों होगा। और ये जानबूझ के ऐसे रिजीम को बनाता है जहाँ पे फियर का एटमॉस्फेयर हो ताकि लोग सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन खरीदें। तो ऑब्वियसली सबसे बड़े सप्लायर के पास जाओगे जो कि अमेरिका है। तो ये मौत का सौदागर कंट्री है, ये हर चीज़ को बेचता है। इसके ऊपर बस मास्क ये रहता है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, वर्ल्ड को कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट कंट्रियों के इन्फ्लुएंस से बचाना। किसने आपको ये पावर दी
कि वर्ल्ड को कम्युनिस्ट कंट्री के इन्फ्लुएंस से बचाना, किसने ये आपको अथॉरिटी दी कि वो कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफेयर करें विदाउट परमिशन? एंड सॉरी टू से यूनाइटेड नेशंस का सिग्निफिकेंस एकदम रह नहीं गया है, और मुझे तो लगता है कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशंस को बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक अमेरिका के इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है और बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अमेरिका है क्या। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जो रेड इंडियंस हैं, उनके पास कुछ रिजर्वेशन राइट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो उनके लिए रिजर्व हैं। तो जब ये वहाँ पे अपना कैसीनो बनाना चाह रहा था, वहाँ अपनी बिल्डिंगें बनाना चाह रहा था, तो उन्होंने स्पेशल राइट के तहत उसको मना कर दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ हो गए। ये चाहते थे वहाँ पे मेरा कैसीनो हो, वहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो। बाद में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनने सबसे पहले काम यही करा, फोर्सफुली वहाँ पे अपने कैसीनो चलाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाए और उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। बट उन्होंने बदला लेने के तौर पे रेड इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी सख्ती करी। आज के समय में अमेरिका, जहाँ पे रेड इंडियंस ओरिजिनली रहते थे, आज उनको अपने साथ आई कार्ड लेके कैरी करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके पास नहीं होगा तो उन पे जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी सख्ती करते हैं और इनको भी डिपोर्ट करने की बातें करते हैं। मज़े की बात है, जो जिस कंट्री में पैदा हुआ है उसको डिपोर्ट कहाँ करोगे, चांद पे या सूरज पे? तो आप समझिए, अमेरिका मेरी नज़र में तो अच्छा नहीं है, बट बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं अमेरिका में जॉब करने के। मगर अगर आप ध्यान देंगे तो जो भी कंट्री आपका है, वहीं पे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उसको आप एक विकसित कंट्री बना सकते हैं और काफ़ी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अमेरिका को अगर अमेरिका बनाया है तो वहाँ के लोगों ने कम, जो पूरी दुनिया से लोग माइग्रेट होके अमेरिका गए हैं, उन लोगों ने बनाया है। चाहे वो नासा हो, अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, तो बाहर के लोगों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करा है। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका थैंकफुल होने के बजाय उनको आज वीज़ा देने के लिए परेशान कर रहा है। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई इंटरेस्टिंग एरिया है जिस पे आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं या आप अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।